हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपके 19 फरवरी 2022 को होने वाले मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारा कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो पहला ऑप्शन में दिया गया रूस और जर्मनी के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, सी में दिया गया रूस और इंग्लैंड के बीच, और ऑप्शन डी में दिया गया है रूस और जर्मनी के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो पहला उसमें दिया गया तेतसिन, कैक्टन, होचिमिन, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग की जो प्रस्ताव था ये सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 हमारा कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो मुंबई में सन 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो दोस्तों पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी वर्गों का शोषण किया गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी वर्ग। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो याद रखिएगा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद में क्वेश्चन 8 को देखिए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है ये सन 1990 के दशक से हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1990। उसके बाद में क्वेश्चन 9 कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किए थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। है दोस्तों, इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 11 कहता है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। आसान शब्दों में कहे तो मेढक की जो जनन क्रिया होती है इसे नष्ट कर देने वाला रसायन का नाम क्या है। तो उस रसायन का नाम है एंड्रीन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक का। उसके बाद में कहता है संविधान की धारा का संबंध किस से है। दोस्तों संविधान की धारा का जो संबंध है वो वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। इसलिए क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि पूरे भारतवर्ष में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 60% हो जाएगा। लेकिन केवल बिहार की बात करें तो वन का जो फैलाव है वो केवल 7% है, 7% है। एक और साल मैट्रिक के एग्जाम पे पूछ लिए जाते हैं कि वन का फैलाव भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा
एमपी अर्थात मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक संख्या में वन है। इसके बाद में कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों याद रखिएगा एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है बैक्साइट, इसका उपयोग करके एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल पूछा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो भी राजस्थान हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान हो जाएगा। पंचायती राज संस्था की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। तो याद रखिएगा कृषि पर जो आधारित उद्योग नहीं है वो चीनी उद्योग नहीं बल्कि वो सीमेंट उद्योग होता है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटे पैमाने का उद्योग की बात करें तो खिलौना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में क्वेश्चन 18 कहता है कि किस देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी देश में लगभग 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र माने जाते हैं। उसके बाद में कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 6283 किलोमीटर है। उसके बाद में कहता है कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। उसके बाद में कुछ 21 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं के बीच में होता है। तो क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के बारे में यह कथन सही है कि यह भारत धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय के बीच में भेदभाव को मना करता है। उसके बाद में कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो याद रखिएगा सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने ओर समेट लेती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी भी इसका सही जवाब हो सकता है क्योंकि ये देश की एकता को कमजोर नहीं करती है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। दोस्तों मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा वर्ष 1975 को भारतीय चुनाव में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय भारतवर्ष में आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन 25 कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 26 कहता है नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है। तो याद रखिएगा सॉरी किस नदी पे नहीं है पूछा गया है, हालांकि पूछा जाएगा नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने। और नर्मदा नदी जो परियोजना है किन किन राज्यों से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 28 उसमें पूछा गया है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है। सबसे पहले जानिए कि दल बदल कानून होता क्या है। तो जब किसी भी कोई भी सांसद या विधायक अपने दलों को छोड़कर किसी दूसरे दलों की सदस्यता को ग्रहण करता है उसे ही दल बदल कानून कहा जाता है। इसी के विरोध में एक कानून बनाया गया है जिसका नाम पड़ा दल बदल कानून अधिनियम। इसके द्वारा किसी भी अगर कोई भी विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता को यदि ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता पिछले वाले दल में खारिज कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। और यह कानून सभी सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। इसलिए क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम लोग जेडीयू के नाम से जानते हैं, जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1999 ईस्वी की बात है जब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। और सन 1977 की ईस्वी की बात है जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है वह अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आ जाते हैं। अगला सवाल जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जाहिर सी बात है, जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वही ना देश विकसित कहलाएगी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा विकसित। उसके बाद में कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मैट्रिक एग्जाम पे के लिए मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार के पटना एक ऐसा जिला है जहाँ के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, और इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा, यानी भारत के गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हैं और वहाँ के जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। अगला सवाल कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। शॉर्टकट में इसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सन 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये सन 1969 ईस्वी में कर लिया गया था, इसलिए क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1969 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऊर्जा हमें कोयला से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है और विद्युत से भी मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत कोयला पेट्रोलियम के साथ साथ विद्युत भी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे हालांकि बहुत सारे कंपनी है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो वैसी कंपनियाँ जो अपने देश के साथ साथ किसी अन्य देश में जाकर अपना इकाइयों को लगाती है, उसमें व्यापार करती है, उससे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं जो एक देश में ही नहीं बल्कि अनेकों देश में अपना व्यापार करती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 38 कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ पे करेगा। याद है, यदि किसी व्यक्ति वस्तु या सेवा का मूल्य है 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम रहेगा ना, तो उपभोक्ता उसका शिकायत राज्य आयोग में करेगा, और 1 करोड़ से अधिक रहेगा तो उसका राष्ट्रीय आयोग में करेगा, और 20 लाख से कम रहेगा तो उसका शिकायत जिलापुरम में करेगा। अगला सवाल क्वेश्चन 40 कहता है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है ना, समुद्र में जो भूकंप आता है उसे ही सुनामी कहते हैं। ठीक है जी, तो सुनामी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना हो जाएगा। और सुनामी सबसे पहले या सबसे भयंकर सुनामी अब तक का कब और कहाँ पे आया था, तो याद रखिएगा दिसंबर 2004 की बात है, जब बंगाल की खाड़ी में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप नहीं बल्कि सुनामी आया था। और सुनामी की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो सुनामीटर के द्वारा सुनामी की माप की जाती है। अगला सवाल 40 कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन 60 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, और जहाँ पे सबसे पहले भूकंप के झटके सुनाई पड़ते हैं उससे भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला सवाल तो काफ़ी इजी है। ठीक है जी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। याद रखिएगा मयूर अर्थात मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और ये भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक फैलाव है। हम अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं कि भारत का मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलाव है, इसलिए क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 43 को देखिए, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ियाल एक ऐसा पशु है जो केवल भारत में ही पाया जाता है।
अगला सवाल है टेक्सोल का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है जिसके पेड़ पत्ती तथा तना से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में कारगर सिद्ध होती है। उसके बाद में कहता है महर्षि चरक का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। महर्षि चरक का जो संबंध है वो भारत से है और इनके द्वारा रचित एक कविता है वो जिसका नाम है चरक संहिता। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 45 तक के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर लिए हैं जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम आपके सभी के लेकर ले आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम पीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए पीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।